आपके पास आऊँगी हमाद। ये पहलगाम को विदाउट एविडेंस हम देख रहे थे, इस ट्रेजेडी को एक बेस बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर होता है भारत, और फुल फ्लेज हमने देखा कि उन्होंने जंग इम्पोज करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर यूएन में अब ये कहा जा रहा है, उनसे ये डिमांड की जा रही है कि जी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो लॉज हैं उसको देखते हुए उनको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनकी सर्विलेंस की जाए। क्या इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन दरख्वास्तों को एंटरटेन करेंगे विदाउट एनी एविडेंस, और इंटरनेशनल लॉज इस पर क्या कहते हैं? जी हम देख चुके हैं, दुनिया भी देख चुकी है कि इस वक्त अगर किसी की सरपरस्ती की जरूरत है, इस वक्त दुनिया को अगर किसी की निगरानी की जरूरत है, इस वक्त दुनिया के अमन को अगर किसी से खतरा है तो वो पाकिस्तान नहीं है। दुनिया के अमन को अगर किसी से खतरा है तो वो भारत है, भारत के अपने इक़दाम हैं। कहने को तो भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन कर चुका है, लेकिन कोई बईद नहीं कि वो उसको भी पसे पुश डाल दे। जैसे हमने देखा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो कर रहा है, जिनीवा कन्वेंशन के साथ जो कर रहा है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के साथ उसने जो किया है, तो इस कॉन्डक्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद वो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी पीछे छोड़ दे, और इसकी वजह से दुनिया को भारत की जोहरी तस्तीबात की निगरानी करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं करने की जरूरत होगी। और ये भारत के लिए बड़ा आसान होगा। अगर उन्होंने कोई ऐसा यूज कर भी लिया तो वो एंड में कह देंगे कि ये एक्सीडेंटल यूज था। इनकी हिस्ट्री रही है कि मिसाइल वहां से आ जाता है, चल जाता है, और बाद में कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चला, गलती से आ गया है। इसकी बरक्स अगर आप पाकिस्तान का रवैया देखें, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का रवैया देखें, तो इन पूरे दिनों में, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे एपिसोड में इन्होंने इंतहाई कंट्रोल और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। आज भी हम जो यौम तशक्कुर बना रहे हैं, ये इसी दानिशमंदी को बना रहे हैं, देखते हुए बना रहे हैं कि जिसकी सूरत में हमें बनियान महसूस मिला था, और उसकी वजह से हमने इस नफरत को और इस तशद्दुद से अपने मुल्क का दिफा किया। ना सिर्फ अपने मुल्क का दिफा किया बल्कि दुनिया को भी इस बड़े खतरे से हमने बचाया है, दिफा किया है। और कोई भी मुल्क पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के जो एक्शन थे वो आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी थी, बल्कि टू द कॉन्ट्ररी सब इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितने भी एक्शन लिए हैं वो अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए लिए हैं। पाकिस्तान की जितनी भी स्ट्राइक थी, बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक थी, कैलिब्रेटेड थी, कंट्रोल्ड थी और प्रोपोर्शनल थी, टारगेटेड एक्शन लिया गया है। इसका सबूत ये है कि अभी तक कोई भी खबर ऐसी नहीं आई कि पाकिस्तान अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से किसी शहरी आबादी को वहां निशाना बनाया गया हो। तो ये इस बात का वो बोलता सबूत है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो जिनीवा कन्वेंशन की भी पाबंदी करती है, जो वॉर एथिक्स की भी पाबंदी करती है। इसके बरक्स अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का देखें तो वो हमें जब से ये हुकूमत ने मोदी साहब की वहां आई है वो हमें प्रोवोक करते आते हैं किसी ना किसी तरीके से। पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगेंडा किया, फिर उन्होंने शौक पूरा किया एयर स्ट्राइक का। इस बार हमें ऐसी बंद गली में ले आए जहां पर हमें रेड लाइन इस्टेब्लिश करनी पड़ी। हमें उनको बताना पड़ा कि अगर आप एग्रेशन करेंगे तो इंस्टेंट और प्रोपोर्शनल रिएक्शन आएगा। हमने इस रिएक्शन में भी नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी को सामने रखा है। सिर्फ और सिर्फ जो भी टारगेट लिए गए, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के लिए गए, जबकि इसके बरक्स प्रोवोकेशन यहां पर भी नहीं रुकी। सीज फायर की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से की गई जिसको हमने माना, तो फिर भी हमें मजीद प्रोवोक करने के लिए सीज फायर को वायलेट किया गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, वहां से हमारे खिलाफ हमला किया गया। और इन सब बातों के मौजूद होते हुए भी उधर से एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि कोई बैरूनी हाथ है शायद पाकिस्तान की तरफ से जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वहां के अपने लोग भी जो बातों को समझते हैं, कवानीन को समझते हैं, हालात को समझते हैं, वो बता रहे हैं भारत को कि भारत की अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जो उसके लिए मसले का बाइस बनेगी। आर्टिकल 370 सरे फहरिस्त है, उसमें वो अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी करता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की भी खिलाफ वर्जी करता है। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएपीए जैसे लॉज हैं जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। कराची कश्मीर में आप देखिए तो वो कश्मीरियों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक लंबे अरसे तक हमने वहां देखा कर्फ्यू लगा रहा है, प्रैक्टिकली कश्मीर को दुनिया अभी जो सिचुएशन हुई इसके बाद 2000 से ज्यादा ऐसे कश्मीरी हैं जिनको इन्होंने डिटेन किया, वहां पे मैसिव क्रैकडाउन और ये जी बिल्कुल। और ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये तस्तुबाना रवैया सिर्फ अब हुकूमत तक महदूद नहीं रहा, अब वहां की अवाम में भी हमें ये तासुब नजर आता है। आपके सामने से वो वाकया गुजरा होगा, कराची बेकरी एक वहां पर एक बिजनेस है जिसको वैंडलाइज किया गया है। वहाँ हमारे यहाँ बीसीओ ही ऐसे बॉम्बे बेकरी है, यहाँ पर सब अमन और सुकून से सब अपने जो बिजनेस हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मामला बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया।
بلاول صاحب کی طرف سے جو بیان آیا میں اس کے اوپر بھی بات کرتا چلوں. ان کے بیان کو میں حقیقت کے قریب تر سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو بھی میں ان کے بیان سے زیادہ متفق پاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں, کرچیاں ہوئی ہیں, جیسے وہ جس خواب کو لے کر پاکستان میں آئے تھے جو کہ ان کے پورا نہیں ہو پایا اور ان کو واپس جانا پڑا ہے, تو وہ کرچیاں ان کو سونے نہیں دیں گی. وہ لازمی طور پر ہو سکتا ہے فوراً نہیں تو کبھی نہ کبھی ضرور بہت جلد آنے والے مستقبل میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ یہ بڑا کریں گے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایکشن لیں گے. احتشام صاحب آپ مستقبل قریب میں دوبارہ آخری بات میں کر دوں جی کوئکلی. جی ہاں جی آخری بات, آپ ماضی میں بھی دیکھیے تو 65 میں جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی تو 6 سال کے اندر ہمارے اوپر ایک اور جنگ مسلط کر دی گئی تھی. ابھی بھی ایسا ہی لگتا ہے, ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. 6 سال بعد ہی دوبارہ آپ دیکھیں 2019 کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.